afternoon, friends. I hope my voice is clear and audio and visuals are also clear. Can you just confirm whether the visuals and the things are clear? Chalo, let's start the show today, friends. Today we are doing value of supply. Now, for GST, I told you 5 doors needs to be opened. For GST to be applicable, 5 doors needs to be opened. And these doors, yes, my dear friends, these doors, 5 doors are: first is goods and services. If your activity is not covered under the definition of goods and services, how would you apply GST? The second door is your goods or services should be taxable goods and taxable services. अगर आपके गुड्स और सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, यस, अगर आपके गुड्स या सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, यस, अगर आपके गुड्स या सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाते हैं तो जीएसटी लगेगा ही नहीं. तीसरा, आप टैक्सेबल पर्सन होने चाहिए. यू शुड बी अ टैक्सेबल पर्सन. अगर आप टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो जीएसटी लागू नहीं होगा. यू शुड बी अ टैक्सेबल पर्सन, यानी कि आप रजिस्टर्ड ही नहीं है जीएसटी में. क्योंकि जैसे इनकम टैक्स में लिमिट होती है ना 2.5 लाख 3 लाख की, उसी प्रकार से जीएसटी में भी 10 लाख 20 लाख 40 लाख की लिमिट होती है. तो बाबा, अगर आपकी जो एक्टिविटी है उसी में आ गई तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है, जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है, ना इकट्ठा करने की जरूरत है, ना जमा करवाने की जरूरत है. और बच्चों, अगर आपकी एक्टिविटी टैक्सेबल सप्लाई में आनी चाहिए. क्या मतलब? अरे गुड्स और सर्विस सप्लाई करोगे जब तो जीएसटी लगेगा. खरीदने पे कोई, आप कब लगाओगे जीएसटी? जब आप उसको बेच रहे हो. क्या कंसिडरेशन है या नहीं, बिजनेस है या नहीं. भाई मैं अपना सेकेंड हैंड मोबाइल बेच देता हूं, क्या सेकेंड हैंड मोबाइल गुड्स है? गुड्स हैं. क्या टैक्सेबल गुड्स हैं? यस, सेकेंड हैंड मोबाइल पे टैक्स है. क्या मैं टैक्सेबल पर्सन हूं? मान लो मैं रजिस्टर्ड भी हूं जीएसटी में, लेकिन वो सप्लाई नहीं माना जाता क्योंकि मेरा बिजनेस नहीं है. तो अगर आप कोई एक्टिविटी नॉन बिजनेस यूज के लिए करते हो, अपनी सेकेंड हैंड कार बेचते हो, सेकेंड हैंड मोबाइल बेचते हो, तो ये सब चीजें करनी है, की नहीं है. फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे एक तरीके से कहानी को बढ़ाना है आगे. पांचवा, टैक्सेबल सप्लाई के बाद टैक्सेबल टेरिटरी. टैक्सेबल टेरिटरी का अंदर सप्लाई इंडिया में होनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी जो है ना डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. जीएसटी माय डियर फ्रेंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. डेस्टिनेशन शुड बी होल ऑफ इंडिया. भाई डेस्टिनेशन अमेरिका है, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान छोड़ो, चाइना है, जापान है, जीएसटी कैसे लगा लोगे भाई? तो ये पांचों कंडीशन होंगी, 5 डोर ओपन होंगे तो जीएसटी की लेवी क्रिएट होगा. जीएसटी का लेवी क्रिएट होगा. जीएसटी का लेवी क्रिएट होगा मतलब जीएसटी लागू होगा. अभी हमें गुड सर्विस के मीनिंग पढ़ना है. कॉन्स्टिट्यूशन में गुड और सर्विस का मीनिंग छोटा सा पड़ा था. टैक्सेबल गुड्स क्या होते हैं, टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, सब करना है. लेकिन अगर जीएसटी का लेवी क्रिएट हो गया, सबसे पहला काम टाइम ऑफ सप्लाई निकालिए, जो लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने किया. टाइम ऑफ सप्लाई पता चलेगा किस दिन जीएसटी आपके ऊपर लगा. ये तो क्राइम है ना. 5 डोर ओपन हो गए, क्राइम तो कमिट हो गया. तो डेट ऑफ जीएसटी, डेट ऑफ लेवी, किस दिन आप जीएसटी के, अगर उस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी है ही नहीं तो 5 डोर ओपन ही नहीं हुए, तो हम छठा स्टेप पे आएंगे ही नहीं ना, टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे ही नहीं. अच्छा, अब टाइम ऑफ सप्लाई निकालने से बाद हम ये देखते हैं रेट ऑफ जीएसटी क्या है. तो रेट ऑफ जीएसटी भी हमें पता लग जाता है, वो हमने देखा. किस दिन रेट ऑफ देखना है, जीएसटी का रेट 12 देखना है, 18 देखना है, किस तारीख को देखना है, वो सेक्शन 14 में हमने लास्ट क्लास में किया. फिर आज जो मैं करवाने वाला हूं वो है वैल्यू. यस भाई, ये जो रेट है किस वैल्यू पे लगाना है. ये रेट वैल्यू पे लगाओगे जब भी तो जीएसटी का अमाउंट पता चलेगा. समझो मेरी बात. उसके बाद जीएसटी लायबिलिटी आ जाएगी. जीएसटी लायबिलिटी आ जाएगी और जीएसटी लायबिलिटी बड़ी सिंपल है भाई. रेट ऑफ जीएसटी, लड्डू गोपाल, रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू. और फिर इसको जीएसटी को जमा करवाओ, जीएसटी डिपॉजिट करवाओ, उसमें से माइनस कर लेना आईटीसी. तो ये हमारे चैप्टर्स है, मेजर प्रैक्टिकल चैप्टर्स हमारे यही हैं. गुड्स और सर्विसेज, टैक्सेबल गुड्स, एक टैक्सेबल पर्सन, मोर और लेस, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल टेरिटरी. टाइम ऑफ सप्लाई टन 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 हो गया. रेट ऑफ जीएसटी, वो तो रेट वो याद नहीं करने रेट कौन से हैं, किस दिन रेट देखने हैं, वो हो गया. आज जो मैं करवा रहा हूं वैल्यू करवा रहा हूं. वैल्यू तो वैल्यू है, रेट पता चल गया, जीएसटी का टैक्स पता लग जाएगा.
फिर वो जीएसटी जमा होगा, उसमें से आईटीसी माइनस करेंगे, जीएसटी जमा होगा, उसमें से आईटीसी माइनस करेंगे। तो मैं अब आज आपको करवा रहा हूं जीएसटी की वैल्यू। तो ये 5 डोर्स ये मान के चल रहा हूं ओपन हो गए हैं। अगर ये 5 डोर्स ओपन ही नहीं हुए तो जीएसटी की लायबिलिटी आई नहीं, और जब जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आई तो आपको, यस माय डियर फ्रेंड्स, जब जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आई, एक सेकेंड दोस्तों, जब जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आई तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो आपको क्या देखना। तो ये जितने भी मैं टाइम ऑफ सप्लाई करवा रहा हूं या रेट ऑफ जीएसटी करवा रहा हूं, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि 5 दरवाजे खुल गए हैं। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। आइए, तो अब टाइम ऑफ सप्लाई डेट बताता है, वैल्यू अमाउंट बताता है। टाइम ऑफ सप्लाई, अच्छा एक एक पॉइंट और करेंगे, इसके बीच में ही डाल देता हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई ये बताएगा जगह, सीजी लगाना है, एसजी लगाना है, यूटी लगाना है। तो ये सारी चीजें हमें पता लग जाती हैं, उसके बाद हम जीएसटी में महारत हासिल कर लेते हैं। तो 5 डोर ओपन होते हैं, उसके बाद, यस माय डियर फ्रेंड्स, 5 डोर ओपन होते हैं, उसके बाद हम टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, रेट ऑफ जीएसटी, वैल्यू, जीएसटी लायबिलिटी, जीएसटी डिपॉजिट। और टाइम ऑफ सप्लाई बताएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बताएगा डेट, रेट, रेट तो रेट है, वैल्यू बताएगा अमाउंट, प्लेस ऑफ सप्लाई जगह, जीएसटी लायबिलिटी जमा कितना करवाना है, और आईटीसी लेने के बाद जमा करवाइएगा। मैं अब आपसे पूछता हूं, ये बात क्लियर है? शौर्य जी, आपको समझ आ गया? यस सर। वो तो आपको तो आना ही है, मुझे पता है, बाकी की टेंशन होती है मुझे। चलो ये नहीं हो, चलो जी। तो अब आइए वैल्यू के लिए हम करेंगे सेक्शन 15। आ जाइए दोस्तों, वैल्यू के लिए हम करेंगे सेक्शन 15। टिंग टोंग, सेक्शन 15। आज सेक्शन 15 निकालिए, यह है आपका सेक्शन 15। टिंग टोंग बेबी सिंग सॉन्ग। आइए सेक्शन 15, इनकम टैक्स में, ओए बाबा, टोटल इनकम निकालना। अभी तक 2.5 महीने हो गए, टोटल इनकम नहीं आई हमारी इनकम टैक्स में, जब हम बैच चल रहा है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स में टोटल इनकम निकालना बहुत मुश्किल काम है। पहले हेड्स बनाओ, फिर वो सेट ऑफ करो, क्लबिंग करो, 80C to 80U लो, बहुत मुश्किल काम है हेड्स निकाल, टोटल इनकम निकालना। यहाँ वैल्यूएशन 2 क्लास में, यस, अरे हाँ जी सर, 2 क्लास में मैं आपकी मैक्सिमम 2 क्लास में वैल्यूएशन करवा दूंगा, वैल्यू निकल जाएगी। क्योंकि जीएसटी सिंपल टैक्स है, गुड एंड सिंपल टैक्स है जीएसटी, गुड एंड सिंपल टैक्स है, गब्बर सिंह टैक्स नहीं है, वो तो ऑपोजिशन वाले कहते हैं। ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। इनकम टैक्स कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें आपको कितनी चीजें, मैं तो बोलता हूं सैलरी और बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर जो है ना, उन दोनों को मिला दो, पूरा जीएसटी उतना ही है। हाँ टाइम लगता है समझने में, लेकिन सिंप्लिसिटी है इसके अंदर। आइए जी, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है ये कब होगा? 5 डोर ओपन हो गए होंगे, टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लिया होगा, अब वैल्यू निकालो जिस पर जीएसटी लगाना है, और वो है जी सेक्शन 15। सेक्शन 15 है जी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। यस, सेक्शन 15(1) बोलता है उस वैल्यू का नाम है ट्रांजैक्शन वैल्यू, उस वैल्यू का नाम है ट्रांजैक्शन वैल्यू जिस पे जीएसटी लगाना है। हो गया जी, ट्रांजैक्शन वैल्यू वो क्या होती है ढूंढेंगे। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड सबसेक्शन, इंक्लूजन्स, वैल्यू में ये चीजें इंक्लूड करनी है, इंक्लूजन्स, इंक्लूजन्स। अच्छा, तो वैल्यू का मतलब है ट्रांजैक्शन वैल्यू, और सेकंड कहता है इंक्लूजन्स, इसमें इंक्लूड करना है। 15(2) कहता है इंक्लूजन्स, कुछ चीजें हैं, 5 चीजें। 15(3) एक्सक्लूजन्स, वैल्यू में ये चीजें नहीं आएंगी। जैसे इनकम टैक्स में भी टोटल इनकम निकालते वक्त ये चीजें आएंगी, नहीं आएंगी। तो जो नहीं आएंगी वो है 15(3), जो नहीं आएंगी वो है 15(3). 15(4), 15(4) क्या कहता है, वैल्यू अगर 15(1) में नहीं निकल पाती, यानी कि अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं लग पाती, यानी कि अगर 15(1) नहीं लग पाता, तो आप 15(4) में आएंगे और फिर वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड मैनर में निकलेगी। और प्रिस्क्राइब्ड मैनर का क्या मतलब होता है तो हम लगाएंगे
वैल्यूएशन रूल्स, वैल्यूएशन। सो बच्चों 4 क्या कहता है, वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड अंडर 15(1), ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम जाएंगे वैल्यूएशन रूल्स में और हम जाएंगे CGST रूल्स। तो अगर 15(1) नहीं लगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं लग पा रहा, तो हम जाएंगे 15(4) में। 15(4) ये है बेटा, और 15(4) कहता है वैल्यूएशन रूल्स। देखो पीछे रूल्स दिए हुए हैं, कौन कौन से रूल्स आपको करवाने हैं वो सब देखेंगे, कौन कौन से नहीं है इंपॉर्टेंट वो भी बताऊंगा। तो ये आपके रूल्स अभी दिखाता, अभी दिखाते हैं आपको, एक सेकेंड बच्चों। ये आपके रूल्स हैं, ये जी रूल 27 से लेकर रूल 35, रूल 27 से रूल 35 ये रूल्स हैं जी, पढ़ेंगे इनको। अगर आपके ऊपर 15 सेक्शन 1 लागू नहीं होता तो 15(4) में आ जाते हैं, और 15(4) कहता है कि भाई 15(1) लागू नहीं हुआ, डोंट वरी बी हैप्पी, 15(4) में आ जाओ। और 15(5) क्या कहता है, 15(5) क्या कहता है, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 1 और 4, ये बोलता है भाड़ में जाए रूल्स, भाड़ में जाए 1, तो ये 15(1) को भी बोलता है इग्नोर मार दो, 15(4) को भी कहता है इग्नोर मार दो। वैल्यू ऑफ सच सप्लाईज, कुछ 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 होता है, कुछ सप्लाई की वैल्यू गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी इन द मैनर, यानी कि सम सप्लाईज की वैल्यू जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी और फिर गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी इन द रूल्स। अच्छा, तो कुछ ऐसी सप्लाईज होंगी, यस माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसी सप्लाईज होंगी जिनकी वैल्यू जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, रूल्स के हिसाब से निकालेंगे। तो 15(5) पर अभी ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम तवज्जो देंगे 15(1), 15(2), 15(3), 15(4). आइए दोस्तों, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), तो मैं पहले 15(1) पढ़ाऊंगा आपको। यस माय डियर फ्रेंड्स, 15(1) कि वो कहता है जीएसटी की वैल्यू का नाम है ट्रांजैक्शन वैल्यू। आइए पढ़ो, पहले एक बार खुद पढ़ो फिर मैं पढ़ाऊंगा। 15(1) पढ़ो एक बार अपने आप, फिर मैं पढ़ाऊंगा। फर्स्ट रीड इट योरसेल्फ, देन I'll रीड इट। अपने मन में पढ़ो, पड़ोसियों को नहीं जगाना, कहीं पड़ोसियों को जगा दो यार, सोने दो उनको। करो जी पढ़ो। हाँ जी लिखा है जी, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी, वर्ड है शैल, हाँ बी ट्रांजैक्शन वैल्यू। वही मैंने कहा वैल्यू का नाम है ट्रांजैक्शन वैल्यू। व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, अब ये बताया व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, इट इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल उस गुड्स और सब उस सर्विस, वो 5 डोर ओपन हो चुके होंगे, 5 डोर ऑलरेडी ओपन, अगर वो क्लोज्ड ही थे तो वो मैं उस पर दोबारा मत जाना, दिमाग मत लगाना। तो जो उस सप्लाई का 5 डोर ओपन हो चुके हैं, प्राइस है, प्राइस है, चाहे मिल गया हो या मिलने वाला हो, पेड है जो जो आपको मिल गया हो या मिलने वाला हो, पेबल मतलब फ्यूचर में, फ्यूचर में मिलेगा प्राइस, प्राइस तो है फ्यूचर में मिलेगा, यानी कि क्रेडिट पे सेल है, यानी कि क्रेडिट पर है या कैश है, मनी है। ठीक, आगे पढ़िए। फॉर द सेट सप्लाई ऑफ गुड सर्विस ऑफ बोथ वेयर द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, सप्लायर कौन, सप्लाई करने वाला, रेसिपिएंट कौन, उसको खरीदने वाला, आर नॉट रिलेटेड, इट शुड बी अ नॉन रिलेटेड पार्टी, नॉन रिलेटेड, दोनों नॉन रिलेटेड हो, बायर सेलर कह लो, मोटा मोटा नॉन रिलेटेड हो।
अच्छा सर, रिलेटिव रिलेटिव कौन होता है और या रिलेटेड पार्टी कौन होता है? बेटा रिलेटेड पार्टी का मीनिंग बच्चा पार्टी वो यहाँ डिफाइंड है। रिलेटेड पार्टी एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड। तो रिलेटेड पार्टी या रिलेटेड पर्सन दिए हुए हैं, ये नहीं होने चाहिए। ये अभी इसमें मत जाना, अभी थ्योरी में चले गए तो दिमाग खराब हो जाएगा। वैसे भी थोड़ा सा तो है ही ना। जज जोकी। तो रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए। तो अगर तुम्हारी दुकान पे कोई रिलेटेड पर्सन आ गया तो क्या आप, सुनो मेरी बात, प्राइस सही चार्ज करोगे? पहले मुझे बताओ। क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव, प्रेशर, तो गवर्नमेंट को पता है उस केस में प्राइस मैनिपुलेटेड होगा या ओरिजिनल होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू देखने की आवश्यकता, फिर कहां जाए? 15(4) में। फिर 15(4) में जाना। दूसरी कंडीशन, एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। सोल जूते का बेटा, जो जूते में सोल लगता है, ये वो सोल है क्या? जूते, फिर जूते का सोल नहीं है ये। नो सर। सोल का मतलब क्या हुआ फिर? 100%। यस, 100% कंसिडरेशन प्राइस है, यानी कि 100% मॉनेटरी कंसिडरेशन है। 100% मॉनेटरी कंसिडरेशन। चलो रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, अनरिलेटेड पार्टी है। मान लो मेरी दुकान है और बिल्कुल ही अनरिलेटेड पर्सन आ गया दुकान पे। अब आप उससे क्या कह रहे हो, भाई साहब क्या काम करते हो? आपने बाहर से बातचीत करी, बाहर कहते मेरी लैपटॉप की दुकान है, बाहर कहता है मेरी लैपटॉप की दुकान है। तो तुमने कहा भाई ऐसा करो, मुझे एक लैपटॉप दे दो, मेरे मैं आपको ये माल भेज दो, लैपटॉप दे दो। क्या कंसिडरेशन मॉनेटरी है? नहीं। कंसिडरेशन क्या है? नॉन मॉनेटरी। या तुमने कहा ऐसा करो 10,000 कैश दे दो, तुमने कहा 10,000 रुपए कैश दे दो, और सुनो, और ऐसा करो बाकी कुछ मुझे लैपटॉप दे दो, वो भी पार्टली मॉनेटरी है। 100% मॉनेटरी कंसिडरेशन होगा। ये दो कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेंगी। पहला, वो नॉन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो, और दूसरा 100% मॉनेटरी कंसिडरेशन हो। सर कंसिडरेशन नहीं है तो? कंसिडरेशन नहीं है तो वो नहीं होगा, फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं होगी। फिर आप 15(4) में देखेंगे क्या है क्या नहीं। 5 डोर तो मैं ओपन मान ही रहा हूं ना। अगर 5 डोर ओपन ही नहीं हुई फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो जीएसटी का लेवी नहीं है। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि 5 डोर ओपन है, यानी कि जीएसटी तो है। लेकिन अगर कंसिडरेशन नहीं है, 15 लो, रिलेटेड पार्टी है बेटा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आरपीटी 15(4) में जाओ लो। अच्छा बेटा, एनी नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, एनी नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, कुछ भी नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है बेटा 15(4) में जाओ। अच्छा बच्चों, नो कंसिडरेशन, साला कंसिडरेशन ही ना है तो 15(4) में जाओ। अच्छा, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है 15(4), एनी नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, 1 रुपया नॉन मॉनेटरी का। हाय, तुम बस एक नजर देख लो मुझे, मेरा जी भर जाएगा। बस तुम, सारी दुकान तुम्हारे नाम। गवर्नमेंट का बावला हो रहा है कि क्या हो रहा है ये? तो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है भैया किसी भी तरीके की, वो देखिए 15(4). अच्छा, नो कंसिडरेशन 15(4). लेकिन अगर नॉन रिलेटेड हो, कंसिडरेशन हो, 100% मॉनेटरी कंसिडरेशन हो, जब हम ट्रांजैक्शन वैल्यू देखेंगे और फिर 15(1) लगेगा, और उसमें जो प्राइस होगा वो है ट्रांजैक्शन वैल्यू। वो जो प्राइस है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू है। अच्छा, तो अगर आपकी नॉन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, 100% बच्चों नॉन मॉनेट 100% मॉनेटरी है, यस 100% मॉनेटरी है, और यस, और कंसिडरेशन भी है, वो भी मॉनेटरी है, तो प्राइस ले लेंगे, पेड और पेएबल, चाहे आज हो या कल हो। समझ आई बात? चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, सीधा अटैक करते हैं कॉन्सेप्ट पे। एक सेकेंड बच्चों, मुझे 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा।
हाँ जी, आइए तो अब आप क्वेश्चंस करते हैं। आप मुझे ट्रांजैक्शन वैल्यू बताइएगा सेक्शन 15 के। कंप्यूट ट्रांजैक्शन वैल्यू इन द फॉलोइंग केसेस। हाँ जी, केस 1, मिस्टर एक्स, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, conducted audit of a client for consideration of rupees 1 lakh. He has incurred expenditure of rupees 60,000 in conducting the audit. He has incurred expenditure of 60,000 in conducting the audit. He has also charged the client traveling expenditure of rupees 20,000. कंप्यूट, ऊपर लिखा ही है कंप्यूट ट्रांजैक्शन वैल्यू। हाँ जी, सो क्लाइंट ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 20,000। हाँ जी बेटा, करना जरा, प्लीज करिए। हाँ जी, कंप्यूट ट्रांजैक्शन वैल्यू करिए जी। आपके सामने 15(1) है। पहले चेक करो कि रिलेटेड पार्टी ना हो, कुछ ऐसा लिखा नहीं। और प्राइस इज द कंसिडरेशन, बदले में लैपटॉप, घड़ी या कोई गाड़ी वाड़ी तो मांग नहीं रहे। बताइए जी, दिमाग लगाओ और मुझे वैल्यू बताओ। ट्राई 12 से तुक्का ही लगाओ, क्या हो गया? देखो जी, ट्रांजैक्शन वैल्यू इसलिए लगा रहे हैं जी, ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब प्राइस जो आपने चार्ज किया है। इट इज द प्राइस पेड और पेबल। बताओ जी, प्राइस पेड और पेबल कितना है? मैं बताऊं, एक तो आप 1 लाख रुपए ले रहे हो उससे, ये प्राइस है पेड और पेबल 1 लाख रुपए। ऊपर से आप उनसे 20,000 रुपए और चार्ज कर रहे हो कि जो आपका ट्रैवलिंग का खर्चा, तो टोटल जो चार्ज कर रहे हो क्लाइंट से वो 1,20,000 चार्ज कर रहे हो। बोलो गूंगों की बस्ती, गूंगों की बस्ती। हे भगवान, तो अब तो शौर्य भी तो गूंगी बन गई। शौर्य, हाँ, अब तू क्यों चुप हो गई भाई? सभी चुप हो जाएंगे, कैसे काम चलेगा मेरा? हाँ, अब सुनो मेरी बात, ये प्रॉफिट का टैक्स नहीं है जीएसटी। जीएसटी प्रॉफिट का टैक्स नहीं है, कंसिडरेशन का क्या मैंने, प्रॉफिट का टैक्स कंसिडरेशन का टैक्स है। जो चार्ज करोगे, जो प्राइस होगा, जो कंसिडरेशन है, वो इस सर्विसेज के लिए आप कितना ले रहे हो? सर 1,20,000 ले रहे हैं, वो खर्चे के नाम से लो, भीख के नाम से लो, वो मतलब नहीं है। वो 80,000 के खर्चे हुए, 60 के आपने जो चार्ज किया, आप बोलते 20,000 का खर्चा मैं नहीं चार्ज करूंगा, मैं एक ही लूंगा, तो एक हो जाता। तो जो चार्ज करोगे क्लाइंट से माय डियर फ्रेंड्स, उस पे जीएसटी है, ये बात याद रखिएगा। जो आप क्लाइंट से चार्ज करोगे, तो यहां पर आप क्लाइंट से जो चार्ज कर रहे हो वो 1,20,000 चार्ज कर रहे हो। क्लाइंट से जो चार्ज कर रहे हो वो 1,20,000 चार्ज कर रहे हो, तो जीएसटी 1,20,000 पे लगेगा। खर्चे माइनस नहीं होते। अगर बेटा हम खर्चे माइनस कर देंगे तो ये प्रॉफिट का टैक्स बन जाएगा, ये आपका इनकम टैक्स बन जाएगा। तो ये ग्रॉस पे है। सर्विस टैक्स में लिखा होता था ग्रॉस अमाउंट चार्ज्ड,
जीएसी वर्ड लिखा होता था, पता नहीं ये वर्ड यहां पर क्यों गायब कर दिया उन्होंने। जब हम सर्विस टैक्स पढ़ते थे ना तो वहां पर हम लिखते थे ग्रॉस अमाउंट चार्ज्ड, जो आपने ग्रॉस अमाउंट क्लाइंट से चार्ज किया है उस पे तो चार्ज। अच्छा, ये प्रॉफिट का नहीं है। अभी एक और एग्जांपल देखता हूं। तो आपकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है मेरे बच्चों 1,20,000 रुपए, ये बात समझ आई या नहीं आई? यस सर। अच्छा, खर्चे तो आपके होंगे होंगे। अच्छा, आप अगर 60 के 60 खर्चे मान लेते, 80 के 80 चार्ज कर लेते, आप बोलते 60 के तो मेरे स्टेशनरी के खर्चे हैं, 20 मेरे ट्रैवलिंग के हैं, तो आप मुझे 180 दे दो, तो 180 हो जाती वैल्यू। तो ये मान लीजिएगा जो दाम है, दाम उस सप्लाई का जो दाम है उस पर जीएसटी है बस। अब उस दाम के लिए आपने कितना दाम दिया वो मतलब नहीं है। तो नेट दाम पे नहीं, ग्रॉस दाम पे, जो आपने दाम आप चार्ज कर रहे हो। ठीक है, एक और केस करते हैं। केस 2, एज्यूम इन केस 1 CA is charging only expenses from client as consideration, is charging only expenses from client as consideration, that is rupees 80,000। आपने कहा मेरे खर्चे ही दे दे बस 80,000 के, मुझे कभी कभार होता है। हाँ, मैं एज्यूम करके चलो रिलेटेड पार्टी नहीं है, अगर रिलेटेड होगी तो फिर मैं बताइए 80,000 भी मैन्युपुलेटेड होंगे। बताइए टीवी क्या है? टीवी क्या है? 180। अरे बेटा 80 ओनली एक्सपेंसेस लिखा है ना, चार्ज कर रहा है वो छोड़ दो ना। तो 80,000 रुपए आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है। तो ये प्रॉफिट का है। दाम कितना मांग रहे हो? 80 मांग रहे हो। आप लॉस में मांग लो, 40 में आप ले लो, आपके खर्चे 80 के हुए हैं, तुम 30 मांग रहे हो, 30। इनकम टैक्स नहीं लगेगा इस केस में, इनकम नहीं हुई आपकी, इनकम जीरो है इस केस में। 80 मांगा, 80 के खर्चे, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ऊपर वाले केस में, केस 1 में इनकम टैक्स है, यहां इनकम टैक्स नहीं होगा क्योंकि आपकी इनकम है ही नहीं। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स और जीएसटी अलग है। केस 3, केस 3 अब देखना, अ सप्लायर Mr. X has supplied goods to Mr. Y for rupees 1 lakh. Out of rupees 1 lakh, 80,000 is payable by Mr. Y and 20,000 by Mr. Z. Yes, Mr. Z, a friend of Mr. Y. कंप्यूट ट्रांजैक्शन वैल्यू बताइए। कंप्यूट ट्रांजैक्शन वैल्यू, बच्चा बाटी ट्रांजैक्शन वैल्यू बताइएगा। सो 1 लाख। लेकिन क्लाइंट तो 80 दे रहा है ना खाली, बाकी दोस्त दे रहा है। सो बट मिस्टर जेड तो उसके ब्याज में दे रहा है ना। कंसिडरेशन नीड नॉट फ्लो फ्रॉम द रेसिपिएंट, कंसिडरेशन कैन फ्लो फ्रॉम अदर पर्सन ऑल्सो। दाम क्या है आपका? आपका दाम 1 लाख है, चाहे वो क्लाइंट दे, क्लाइंट का बाप दे, क्लाइंट के पेरेंट्स दे, क्लाइंट के रिश्तेदार दे, कोई और दे, हमें मतलब नहीं है। यस, आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू इज 1 लाख। अगर आपको अब कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़वाऊं, आप पढ़ना आज घर जाके, सेक्शन 2 में कंसिडरेशन की डेफिनेशन है। और कंसिडरेशन में ये नहीं लिखा कि कंसिडरेशन शुड फ्लो फ्रॉम द रेसिपिएंट, consideration can flow, yes my dear friends, consideration can flow from a non recipient also। कोई भी consideration दे दे, part and parcel of transaction value है, क्योंकि मैनिपुलेशन हो जाएगी ना। और उस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट किया, क्योंकि इनकम टैक्स में मैनिपुलेशन है, लोग इनकम निकालते वक्त खूब हेरा फेरी करते हैं, इसलिए हमने यहां पर ये कहा है यहां पर तो हमें कंसिडरेशन पे लेंगे, सो दैट कहीं मैनिपुलेशन का रास्ता ना बचे। केस 4, अ
चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज कंडक्टेड एन ऑडिट for rupees 1 lakh. His stationery expenses are rupees 20,000. The client will pay 20,000 to the stationery shop directly. एंड रुपीज 1 लाख, काटेगा नहीं इसमें से, अगर काट ले तो बात अलग होती है, एंड 1 लाख टू द CA. हाँ जी, ट्रांजैक्शन वैल्यू बताइएगा. So 1,20,000. बहुत बढ़िया. आई थिंक अब बात आपको समझ आ गई. 1,20,000 रुपए, क्योंकि आप चार्ज 1,20 कर रहे हो. आपको पैसा, अच्छा आपको पैसा मिले या आप अपने यहाँ पे किसी और को दिलवा दो. मतलब मोटा मोटा अगर बात को समझ पाए तो कंसिडरेशन फ्लो रेसिपिएंट से करे, रेसिपिएंट के बाप से करे, रेसिपिएंट के दोस्त से करे. कंसिडरेशन आपको मिले या आपके या आपके किसी फ्रेंड को मिले, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू है. चलिए, तो ये आपको बात समझ आई. अब केस 5. A chartered accountant has conducted an audit of a electronic equipment manufacturer. In return, an electronic equipment is received as consideration. Compute the transaction value. हाँ जी, क्या इधर ट्रांजैक्शन वैल्यू लगाई जाएगी? No, sir. 15(1) नॉट एप्लीकेबल, 15(4) एप्लीकेबल. उसके लिए हमें डेटा चाहिए होगा और वो हम CGST रूल्स में जाकर पता लगाएंगे और थ्योरी हम बाद में मेंशन करेंगे. अभी मैं 15(1) पे ही हूं. चलिए, अब आ जाइएगा 15(2) इंक्लूजन्स. तो अब आपको प्राइस का बात समझ आ गई. अच्छा कैश, अच्छा एक और कर लेते हैं. ट्रांजैक्शन वैल्यू नॉट एप्लीकेबल. A supplier of goods have supplied goods for rupees 1 lakh, which is payable in 3 years. हाँ जी, बताइए, what is the transaction value? 1 लाख. क्या बात है, अब तो बहुत अकलमंद हो गए थे, जल्दी देखा. तो आप 3 साल में पे करो, 4 साल में पे करो, 8 साल में पे करो, मेरी बला से आपको वो 1 लाख रुपए ही लेना पड़ेगा. चलिए नेक्स्ट. अब आ जाइए, मैं आ रहा हूं 15(2) इंक्लूजन्स. दिखाई दे रहा है ये PDF? नहीं, PDF दिखाई दे रहा है जी? Yes, चलो, sir. Yes, sir. एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, इंक्लूजन है भाई. सेस, फीस, चार्जेस लेवीड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अदर देन दिस एक्ट. अदर लॉ, एनी लॉ का मतलब है नॉन GST लॉज. नॉन GST लॉज, अगर कोई नॉन GST लॉज में आपको टैक्स लगा है, ड्यूटी लगी है, सेस लगा है, फीस लगी है, हाँ जी, हाँ जी, उस सप्लाई पर द CGST एक्ट अदर देन दिस एक्ट, अदर देन मतलब अदर देन CGST, IGST, इनफैक्ट यहां पर IGST भी होना चाहिए था, वर्ड मिसिंग है शायद. इफ चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर. अच्छा, दूसरे लॉ के जो टैक्सेस हैं वो अगर सेपरेटली हैं तो उनको ऐड कर देना.
अगर ऑलरेडी एडेड है तो दोबारा से ऐड नहीं करना। सर क्या मतलब हुआ, समझाऊं ना। मैं अब आपको 15(2)(a) को समझाता हूं। आइए जरा एक क्वेश्चन ही करें, क्योंकि अब ये सारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस का है। छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाएंगे, आप जब भी कर पाएंगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए 15(2)(a, तो अब मैं 15(2) सेक्शन करवा रहा हूं, उसके एक एक क्वेश्चन करवाता रहूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। 15(2)(a जरा देखिएगा, आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया है, कितने का, 10 lakhs प्लस 10% इंपोर्ट ड्यूटी है बेटा, जो कस्टम्स एक्ट में लगती है, जो बेटा कस्टम्स एक्ट में लगती है, कस्टम्स एक्ट में। मेरा क्वेश्चन ये है, और आपका मार्जिन 50% है, प्रॉफिट मार्जिन कह लीजिए। अब आपका जो जीएस, अब आपने उसको सेल किया है, सोल्ड, और एट 18% जीएसटी। अब आप मुझे वैल्यू बताओ सो दैट मैं 18% जीएसटी लगा पाऊं। करो, वैल्यू निकालूंगा जब तो जीएसटी लगाऊंगा। तो मैंने इंपोर्ट किए हैं गुड्स, 10% इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम्स एक्ट में दी है, मेरा मार्जिन 50% है। तो प्राइस का मतलब क्या होता है, क्योंकि प्राइस होता है ना वैल्यू, प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वही तो प्राइस आएगा। प्रॉफिट ना लो, कॉस्ट पे बेच लो, हमारी भला यहां तो ले रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऐड कर दो। प्रॉफिट नहीं है, खाली कॉस्ट ले रहे हो, कॉस्ट ले लो। और अगर प्राइस है ही नहीं तो मेरे 15(4) में जाएंगे। करो जी, व्हाट विल बी दी वैल्यू, क्योंकि वैल्यू पर जीएसटी लगेगा। बताइए जी। और 15(2)(a कहता है दूसरे लॉ के टैक्सेस, क्योंकि उनका आईटीसी नहीं मिलता। जो दूसरे लॉ के टैक्सेस हैं बच्चों, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। और जब आईटीसी नहीं मिलेगा तो क्या करूंगा, कॉस्ट में ऐड ही करूंगा, और क्या। करो। और प्रॉफिट ले रहा हूं मैं, कॉस्ट टू कॉस्ट बेचता तो फिर वैल्यू कम हो जाती। नहीं जी, गलत है जी। सुनो जी, अब ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे आएगी, दूसरे लॉ के टैक्सेस कॉस्ट में ऐड होंगे, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो है 10 लाख। अब आपका 10% इंपोर्ट ड्यूटी, इसका क्रेडिट तो जीएसटी में नहीं है, दूसरे लॉ के टैक्सेस का क्रेडिट जीएसटी में नहीं है, तो ये कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो ये ऐड हो गए 1 लाख रुपए, और ये आपका बन गया 11,10,000 रुपए। 11,10,000 रुपए, बात समझो, 11,10,000 रुपए। अब आपको प्लस 50% मार्जिन, क्योंकि चार्ज कर रहे हो ना, तो चार्ज में प्रॉफिट ले रहे हो। अगर प्रॉफिट नहीं लिखा होता, लिखा कॉस्ट में बेच दिया, तो मैं 11,10,000 पे ही सीधा 18% लगा देता, ये वैल्यू होती। प्रॉफिट ले रहे हो तो 11,10,000 का 5,55,000, 11,10,000 का 11,10,000 का प्लस इंटू 1.50, 16,65,000। बेटा ये है मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू, इस पर मैं 18% जीएसटी लगाऊंगा, और फिर मेरा इनवॉइस प्राइस आ जाएगा। अभी क्वेश्चन वो तो नहीं पूछ रहा, लेकिन चलो मैंने आपको इनवॉइस प्राइस भी बता दिया। तो मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू ये है। ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है जिस प्राइस पे बेच रहे हो बिना जीएसटी लगाए। अच्छा, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंक्लूसिव ऑफ अदर टैक्सेस। तो वैल्यू में मेरे बच्चों इंक्लूसिव ऑफ नॉन जीएसटी टैक्सेस और एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, क्योंकि जीएसटी लगाना है, उसमें घुसेड़ दोगे तो वैल्यू कोई है वो। एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो इंक्लूसिव ऑफ नॉन जीएसटी टैक्सेस, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, वो होती है वैल्यू, बीच वाला अमाउंट जो ये आ गया। तो दूसरे लॉ के टैक्सेस ऐड कर दें और जीएसटी के टैक्सेस। अच्छा, ये बोला होता क्वेश्चन में, सुनो, एज्यूम इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा होता इंपोर्टेड गुड्स
इंक्लूसिव 10% इंपोर्ट ड्यूटी 11 लाख, ये 11 लाख 10 क्यों बोल दिया मैंने? ये तो, अरे मैंने 11 लाख 10, 11 लाख होना चाहिए था ना बेटा, 5 लाख 50 होता, 16 लाख 50 होता, 16 लाख 50 होता ना बेटा यहाँ पर, है ना? ये चीज कर लेना एक बार जरा, क्योंकि 10% 1 लाख होता ना बेटा, 11 लाख 16 लाख 50 होता। अब लिखा है 11 लाख रुपए इंक्लूसिव है। अब वैल्यू क्या बोलोगे, क्या दोबारा से 10% जोड़ोगे या 10% जुड़ा हुआ है इसमें? ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए अगर वो सेपरेटली है तो ऐड कर दिया, और अगर ऑलरेडी घुसा हुआ है दूसरे टैक्सेस तो दोबारा से उसको ऐड मत करना। तो यहां पर भी वैल्यू वही होती बेटा, यहां पर भी ट्रांजैक्शन वैल्यू बच्चों, मेरे बच्चों, यहां पर भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू यस 16,50,000 ही होती, यहां पर भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 16,50,000 ही होती। तो दूसरे लॉ के टैक्सेस ऐड कर देना अगर ऑलरेडी ऐड नहीं हुए, और जीएसटी अगर है तो हटा देना। दोबारा मैं बोलता हूं, अगर क्वेश्चन में बोलता, रुको एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं दूसरा क्वेश्चन, वैल्यू इंक्लूसिव जीएसटी एट 18% इज 11,80,000। व्हाट इज द वैल्यू? इसमें जीएसटी घुसा हुआ है, वैल्यू में जीएसटी लगाना होता है, वैल्यू इज ऑलवेज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो हम क्या करते हैं, 1180 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, है ना? तो वो आ जाता मेरे बच्चों 10 लाख रुपए, और आपकी वैल्यू हो जाती 10 लाख रुपए, क्योंकि इसका 18% 1,80,000 के 1180। बात समझ आ रही है तो बोलो। यस सर। तो वैल्यू में 15(2)(a) बेटा दूसरे लॉ के टैक्सेस ऐड कर देना अगर ऐड नहीं हुए, और जीएसटी ऐड अभी मत करना, जो बीच वाला अमाउंट आएगा ना प्रॉफिट के बाद और जीएसटी से पहले उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है? और जीएसटी अगर ऑलरेडी वैल्यू इंक्लूसिव अदर टैक्सेस है तो दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एडेड है, नो नीड टू ऐड इंपोर्ट ड्यूटी अगेन। और अगर जीएसटी घुसा हुआ है निकाल के फेंको उसको, क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी लगता है। आ जाओ जी। अच्छा, अब एक इनकम टैक्स में एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक इनकम टैक्स में टीसीएस होता है, इनकम टैक्स में एक चैप्टर होता है टीसीएस, इनकम टैक्स में एक चैप्टर होता है जी टीसीएस। अब ये टीसीएस जो होता है मेरे बच्चों, ये सेलर ऑफ गुड्स कलेक्ट करता है फ्रॉम बायर ऑफ गुड्स। सर ये होता क्या है? इट इज अ स्मॉल परसेंटेज collected by seller from buyer and deposited to government। अरे क्या होता है, आप माल बेचते हो, दूसरा माल खरीद कर बेचता है, आगे फिर वो कमाई करता है, ये बायर इसको खरीदेगा, इसको बायर सेल करेगा और देन इनकम आएगी। तो हम पहले से ही ना उस बंदे की इनकम का जो अभी बनी नहीं है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, कि भाई माल खरीदते वक्त ही उसको कुछ अमाउंट, यस माल खरीदते वक्त ही कुछ अमाउंट सेलर को देना है, सेलर जमा करवा देगा और बाद में क्रेडिट मिल जाएगा। हाँ जी, वो सेट ऑफ कर लेगा टीसीएस, सेट ऑफ टीसीएस बाय बायर, हाँ जी लिखते रहो, बाय बायर फ्रॉम हिज इनकम टैक्स लायबिलिटी, फ्रॉम इनकम टैक्स लायबिलिटी। तो वो जब इनकम आएगी उस पे इनकम टैक्स भी आएगा, उसमें से माइनस कर लेगा वो टीसीएस, एक तरीके से एडवांस हो गया। तो बेसिकली क्या है टीसीएस, और एक छोटा सा टैक्स है जो सेलर बायर से कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को जमा करवा देता है। उसके बाद बायर को बोलता है तेरा इतना मैंने अमाउंट जमा करवा दिया, फिर बायर उसको सेल करता है गुड्स को, उसकी कमाई होती है, कमाई पे टैक्स लगता है, वो माइनस कर देता है। अब क्या हो रहा है, अब क्वेश्चन एक
एक क्या है, टीसीएस ऑफ इनकम टैक्स। क्वेश्चन जो है टीसीएस ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी। हाँ, क्वेश्चन एक बनता है टीसीएस ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी। अब हुआ क्या है, सेलर है गुड्स का, जो बायर है, इसने सेल किए हैं 10 लाख रुपए के लिए, और प्लस इनकम टैक्स का टीसीएस है 1%, मान लो, प्लस इनकम टैक्स टीसीएस 1%, तो उसको बोला गया 1000 तो और दियो। तो बायर जो देगा 10,01,000 रुपए देगा। क्वेश्चन ये आता है सेलर के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी अगर जीएसटी 18% का लगाना है। क्वेश्चन ये है कि भाई आप माल 10 लाख का बेच रहे हो, सप्लायर तो ये हो गया बच्चों, सप्लायर तो ये हो गया, रिसीवर ये हो गया। अब माल तो 10 का बेचा है, लेकिन 1000 रुपए दूसरे लॉ का टैक्स है, 1000 रुपए दूसरे लॉ का टैक्स है। वैसे 1% 10,000 रुपए हो गया शायद, है ना, 10,000, तो ये 10,10,000, 10,10,000। राम राम से करो बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन इसी के आ जाते हैं। 10,10,000, 10,10,000। और ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? हाँ जी, ट्रांजैक्शन वैल्यू आपको इसका आंसर थ्योरी में मिल जाएगा, ये पढ़ लो जरा, ये वाला, ये पढ़ लो, पढ़ो भाई। रीड दिस, बस इसी में आपको आंसर छुपा हुआ है, आंसर मिल जाए। It has been clarified for the purpose of determination of value of supply under GST, tax collected at source under the provision of income tax 61 would not be includable as it is an interim levy. interim levy मतलब अभी टेम्परेरी लगाते हैं, बाद में क्रेडिट देते देते हैं। इट्स अ टेम्परेरी टैक्स, इट्स अ टेम्परेरी टैक्स। तो ये टीसीएस सर्कुलर ने इशू किया है, इंक्लूड नहीं करना, यानी कि माय डियर लड्डू गोपाल, तो जीएसटी में ट्रांजैक्शन वैल्यू 18% 10 लाख का ही लगाया जाएगा, दैट इज 1,80,000। तो बिल कैसे जाएगा? बिल जाएगा बच्चों 10,10,000 वो वाला, और 1,80,000 ये आ जाएगा 11,90,000 का बिल। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू जीएसटी, नो नो, हाँ, ट्रांजैक्शन वैल्यू ये नहीं है, ट्रांजैक्शन वैल्यू हमने 10 लाख ली है, ना कि 10,10,000, ट्रांजैक्शन वैल्यू 10 लाख ली है। तो अगर टीसीएस सेलर कलेक्ट कर रहा है बायर से अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उस अमाउंट पर जीएसटी नहीं लगाना, एक्सक्लूसिव और लेना है। तो जनरली दूसरे लॉ के टैक्सेस हम ऐड करते हैं, लेकिन हमें पता है ना बाकी 10,000 का आगे क्रेडिट बायर को मिल जाएगा, तो हम क्यों अभी से उस पर जीएसटी लगाएं? ये बात क्लियर है क्या? जल्दी बताइएगा। यस सर। तो टीसीएस अगर इनकम टैक्स में लगाया जा रहा है, दूसरे लॉ का टैक्स है, उसको जीएसटी की ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना, ये बात याद रखिए। चलिए 15(2)A हमने कर लिया, अब आइए 15(2)B करते हैं। आइए, एनी अमाउंट, यस माय डियर लड्डू गोपाल, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर, any amount that the supplier is liable to pay, supplier is liable to pay, हाँ जी, in relation to the supply, कोई रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी, कोई खर्चे होंगे, but which has been incurred by the recipient of the supply। अच्छा, मेरा खर्चा recipient ने भर लिया, and not included in the price, यानी कि excluded from the price, excluded from price। ऐसा होता है ना, हमारी कोचिंग की फीस 10,000 है, और कोचिंग में मुझे बुक भी एक आपको प्रोवाइड करनी है 2,000 रुपए की, वो बुक आप मार्केट से खरीद लाए, तो मैं फीस कितनी चार्ज करूंगा आपसे? फिर 8,000 समझो ना, 10,000 की मेरी फीस है, 10,000 में 2,000 की किताब से मुझे पढ़ाना था, मुझे किताब मिली नहीं, तो बच्चों ने कहा सर हम खुद नहीं आएंगे किताब ढूंढ के, तो बच्चे आप लोग खरीद के किताब ले आए, और फिर आपने कहा सर फीस हम 8 कर देते हैं। फिर अब तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या मानी जाएगी, 8 या 10? तो लॉ क्या कहता है, एनी अमाउंट सप्लाई इज लायबल टू पे
विच हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्राइस वो इंक्लूजन्स में आ रहा है, यानी कि वो 2000 रुपए इंक्लूड रहेंगे। आइए 15(2)(b) का क्वेश्चन करेंगे। आइए जी 15, माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन 15(2)(b। लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन 15(2)(b। यस माय डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं चेक कर लूं सब कुछ सही है ना, एक सेकेंड बच्चों। हाँ जी 15(2)(b बिल्कुल सही चाहिए, सब बिल्कुल सही चल रहा है। सो फ्रेंड्स आइए 15(2)(b। फ्रेंड्स 15(2)(b में क्वेश्चन देख लीजिए। अ सप्लायर has agreed to supply certain goods to Mr. Y for a consideration of rupees 1 lakh. However, a particular raw material was in short supply and not available to the supplier. ठीक है, आगे द रिसीवर, या ऐसा करें मिस्टर वाई लिख देते हैं। मिस्टर वाई purchased the same raw material for rupees 2000, for rupees 10,000 and supplied it to supplier. The price / consideration was therefore reduced by rupees 10,000. Obviously. Now please tell me compute transaction value. हाँ जी बताइएगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू बताइएगा। 1 lakh। बहुत बढ़िया भाई, ऐसे तो सभी करेंगे। अरे मैं तो ना खर्चा जो है ना सारा वो बियर कर रहा है, मैं तो खाली 1 रुपया ले रहा हूँ अपनी प्राइस अपनी फीस का। तो लोग मैन्युपुलेट करेंगे। देखो हमें मैन्युपुलेशन नहीं चाहिए। मैंने कहा ना आप चार्ज कर रहे हो तो अल्टीमेटली तुम्हारा ही खर्चा था, तुम्हें पे करना, उसने पे कर दिया। पैसे तो तुम्हारी जेब में आए ना, इनडायरेक्टली आ गए। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, हमें बिजली का बिल देना है, हमें इंटरनेट का बिल देना है, इक्विपमेंट्स के खर्चे करने हैं, आप बच्चों को बोलते तुम पे कराओ, बाकी हमें 2-2 हज़ार रुपये और दे दो, तो इनडायरेक्टली हमें तो पूरे 10,000 मिल ही गए ना। तो यस माय डियर लवली फ्रेंड्स, आंसर इज ट्रांजैक्शन वैल्यू इज 1 लाख। हाँ वो अलग बात है थी, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल एम्प्लॉयर प्रोवाइड करे, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए वो चार्ज नहीं कर रहा, प्राइस रिड्यूस नहीं होगा, बेटर क्वालिटी बनवाने के लिए उसने फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल दे दिया। एक बात और लिख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट कभी कभार होता है, मटेरियल प्रोवाइडेड बाय रेसिपिएंट फॉर विच प्राइस इज नॉट इफेक्टेड, प्राइस इफेक्ट नहीं हुआ, will not be included। जैसे क्या होता है, सोफे बनवाने हैं 1 लाख के बन रहे हैं, तो उसमें मैंने कहा भैया हमारे पास ना कुछ बढ़िया सा उस पर लकड़ियां पड़ी हैं वो लगा देना। तो क्या है, मैंने कहा जी सोफे की वैल्यू कम कर दो, लकड़ियां दे दी। क्या ना मत दो जी, हम तो हम लगा लेंगे, मत दो, हमने तो मांगी नहीं। मैंने कहा चल यार ले ले, अच्छा टीक की है, शीशम की है, ये ले ले, या उसमें कुछ पॉलिश वॉलिश पड़ी है मेरे पास, मैंने कहा ये मार देना। तो ऑब्वियसली उस केस में उसने प्राइस तो कम नहीं किया, तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। चलिए आ गई बात। तो लेकिन अगर आपने कोई मटेरियल दिया है जिसके लिए प्राइस कम कर दिया गया है, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू। यही 15(2) क्या कहता है, 15(2)(b) कहता है। चलिए अब आ जाइए 15(2)(c। एक एक पॉइंट पे एक एक क्वेश्चन करते रहेंगे,
क्लैरिटी मिलती रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे। आइए जरा 15(2)(c) क्या कहता है बेटा? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकिंग। इंसिडेंटल का मतलब होता है बेटा रिलेटेड। चार्ज बाय द सप्लायर, आप चार्ज करो, कभी कभार क्या होता है आप चार्ज नहीं करते, चार्ज तो इंपॉर्टेंट है, ऑफ अ सप्लाई, recipient of supply, and any amount charged, again charged, for anything done by the supplier in respect of the supply of goods or services or both at the time of or before delivery। अच्छा, सप्लाई के दौरान या सप्लाई से पहले, यानी डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी से पहले कुछ आपने करके दिया है, उसके लिए चार्ज किया है, या कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। अच्छा, माल बेच दिया, बाद में वो कुछ बंदा काम करवाता है, वो सप्लाई का पार्ट नहीं हुआ ना। मैंने आपको मोबाइल बेच दिया, पहले ही आपने बोला सर मोबाइल बेच, मैंने कहा हाँ जी, कि सर साथ में ना वो लगा दो, स्क्रीन गार्ड, बैक कवर भी लगा दो। मैंने टोटल आपसे 10,000 11,000 चार्ज कर लिए, फर्क समझो ना। लेकिन मैंने बेच चुका हूं मैं आपको, अब आप एक दिन के बाद आए सर इसका स्क्रीन गार्ड लगा दो और वो बैक कवर भी लगा दो, वो तो चीज अलग हो गई ना, फिर उस दिन तो सप्लाई अलग मानी जाएगी वो। तो अगर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, पैकिंग गुड्स ले रहे हो, सर इसको बढ़िया सी पैकिंग कर दो, मैंने चार्ज नहीं किया, चलो मैंने कहा करवाना कस्टमर है तो वो पार्ट नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा सर पैकिंग के एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे 500 रुपये, तो वो इंक्लूड रहेगा। अच्छा, आपने कहा सर ये जो गुड्स की क्वालिटी है मुझे डाउट है इस पे, मैंने कहा देखो जी हमारी गुड्स की क्वालिटी सारे मापदंडों पे खरी है, अगर आपको डाउट है ना टेस्ट करवा लो, टेस्ट के 500 रुपये लेंगे हम, टेस्टिंग चार्जेस वो भी पार्ट है। अगर मैं चार्ज कर रहा हूँ सर मुझे ना आपके तोल में कमी लग रही है, तोल में, तोल नाप में, तो वे चार्जेस, वे WEIGH वे चार्जेस लूंगा, वो भी पार्ट है। अरे सर ये डिजाइन पसंद नहीं आया, मॉडिफाई कर दो, तो मॉडिफिकेशन चार्जेस। तो ये सारी चीजें पार्ट एंड पार्ट। डिलीवरी करवा दोगे घर पर, हाँ जी करवा देंगे, डिलीवरी चार्जेस। सर इंश्योरेंस भी करवा दोगे मोबाइल का साथ में, इंश्योरेंस चार्जेस। तो मैं ये 15(2)(c) में क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे वो आपको बता देता हूं, फिर आप याद रख लेना। 15(2)(c) पैकिंग चार्जेस, यस माय डियर फ्रेंड्स, पैकिंग चार्जेस इंक्लूडेड रहेंगे। बी मॉडिफिकेशन चार्जेस, कुछ भी नाम दे दो यार, मॉडिफिकेशन चार्जेस। अच्छा, टेस्टिंग चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस। अच्छा, वे हम नापेंगे उसको, वे चार्जेस। अच्छा, डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस। इंश्योरेंस गुड्स का करवा देते हैं, इंश्योरेंस चार्जेस, है ना। और पेंटिंग करवा देते हैं गुड्स की, तुमने कहा दोबारा सा एक पॉलिश हाथ लगवा दो, मैंने कहा 200 रुपये और लूंगा, हम तो पॉलिश कर चुके हैं। सो पेंटिंग चार्जेस एक्सेट्रा, तो ये सारे इंक्लूडेड हैं भैया, इंक्लूडेड इन वैल्यू, तो ये बात याद रखना। तो प्राइस के साथ अगर अगर आप पैकिंग, मॉडिफिकेशन, वेटिंग, वे, टेस्टिंग, डिलीवरी, इंश्योरेंस ये सब लेते हो, हाँ बाद में अगर होते हैं सप्लाई हो चुकी है फिर वो तो एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये इंक्लूजन्स है बेटा, इंक्लूजन्स है। चलो नेक्स्ट कॉपी कर लो। तो पैकिंग चार्जेस हो, मॉडिफिकेशन चार्जेस हो, डिलीवरी चार्जेस हो, टेस्टिंग चार्जेस हो, इंश्योरेंस चार्जेस हो, पेंटिंग चार्जेस हो, पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। 15(2)(d) इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। याद करो टाइम ऑफ सप्लाई करवाया था इसका 13(6) और 12(6), लेट हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, ये पार्ट एंड पार्सल है उसी सप्लाई का ट्रांजैक्शन वैल्यू का, यानी कि 15(2)(d) देख लेते हैं जरा। 15(2)(d) अच्छा, कंसिडरेशन है मेरे बच्चों 1,00,000 रुपए, कंसिडरेशन है बच्चों 1,00,000 रुपए, ठीक है, और पेमेंट विद इन 30 डेज। पेमेंट आफ्टर 30 डेज, पेमेंट नॉट मेड इन 30 डेज, पेमेंट नॉट मेड इन 30 डेज। बेटा लेट पेमेंट चार्जेस लेवीड, लेट पेमेंट चार्जेस लेवीड। अच्छा,
और ऑफ ₹1,000 levied, but client paid ₹800. Now my question is, what is the transaction value? हाँ जी, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू, बताइए। बोलो गुंगो की बस्ती। So 1,08,00,000. हाँ, बस दोनों का टाइम और सप्लाई अलग अलग होगा। वो 800 रुपये जब जमा करवाना उसका जीएसटी, जब वो पैसे मिल जाए। तो ट्रांजैक्शन वैल्यूज 1,08,00,000, 1,00,000, देखो 800, देखो मैं आपको समझा दूं क्योंकि वो तो बाद में आएंगे ना। मान लो ये इस 1,00,000 का नॉलेज के लिए बता दूं, टीओएस टाइम ऑफ सप्लाई है ना, और इस 800 का टाइम ऑफ सप्लाई अलग होगा। इसका तो वही इनवॉइस और डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, कुछ याद आया Yes, sir. अर्लियर। और इस 800 पे जीएसटी कब जमा करवाना है, 800 पे जीएसटी कब जमा करवाना है, जब, Invoice. और नहीं नहीं मिलने पर, डेट ऑफ रिसीप्ट। ये तो डेट ऑफ इनवॉइस हो गया ना बेटा, देखो ये तो डेट ऑफ इनवॉइस हो गया, और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस ये डेट ऑफ रिसिप्ट। ये आपका सेक्शन भी बताऊं 12(6) और ये सेक्शन 12(2), याद करो, गुड्स है ना, ठीक है। तो ये 800 रुपए कोई अलग सप्लाई नहीं माना जाएगा, 800 रुपए इसी का पार्ट माना जाएगा बच्चों, 800 रुपए इसी का पार्ट माना जाएगा, लेकिन लेकिन इसकी डेट ऑफ रिसिप्ट के बेसिस पे होगी। क्लियर है मेरी बात? Yes, चलो sir. आओ। देखो कितना मैंने आप लोगों के लिए सरल कर दिया है चीजें, सो दैट आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन करवा रहा हूं। और क्या चाहिए 15(2)D के बाद 15(2)E, 15(2)E आइए जरा, 15(2)E क्या कहता है? सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो प्राइस पे अगर सब्सिडी लिंक्ड है, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी, नॉन सेंट्रल नॉन स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी बताता हूं, प्लस लिंक टू प्राइस डायरेक्टली नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, तो वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ वैल्यू है। चला देखें क्या मतलब, आइए जरा, ये है 15(2)E। बेटा मैं ना एयर प्यूरिफायर बेचता हूं, या मैं सैनिटाइजर और मास्क बेच रहा हूं, सैनिटाइजर एंड मास्क, सैनिटाइजर एंड मास्क, और वो ऐसे चमत्कारी मास्क सैनिटाइजर हैं कि भाई चमत्कारी, संसारिक, चमत्कारिक, ठीक है, चमत्कारी। कितने का? 10,000 रुपए का बेटा सैनिटाइजर और मास्क है, एक बार लगाओ जिंदगी भर कोरोना से प्रोटेक्शन पाओ, ऐसा एकदम चमत्कारी है। लेकिन कोई लोग खरीदना नहीं चाह रहे, कोई कह रहे हैं ना बीमार हो जाएंगे 10,000 का खरीदने से अच्छा। चमत्कारी क्यों लिख रहा हूं मैं, हटो। तो कोई सैनिटाइजर या मास्क का है, 10,000 रुपए का प्रोडक्ट है, सैनिटाइजर 10,000 का, सब तो विश्वास नहीं आएगा, कुछ है स्पेशल सैनिटाइजर है ये, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा। तो गवर्नमेंट कह रही है गुप्ता जी हम आपको सब्सिडी देंगे, गवर्नमेंट कह रहा है हम आपको सब्सिडी देंगे 4,000 रुपए की, और एक मैन्युफैक्चरर कह रहा है हम आपको सब्सिडी देंगे 1,000 रुपए की, और एक एनजीओ है वो कह रहे हैं हम देंगे 2,000 रुपए की। आप प्रोडक्ट को सस्ते करके बेचो। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, 6-7 हज़ार रुपए मिल गए, मैंने कस्टमर से 3,000 रुपए चार्ज किए, खाली कस्टमर से चार्ज किए 3,000 रुपए। बताओ मेरी वैल्यू क्या है 15(2)E के अंतर्गत, ट्रांजैक्शन वैल्यू बताओ जी। सब्सिडी का मतलब है प्राइस आपको कहीं और से मिल जाएगा,
7,000. नहीं, ट्रांजैक्शन वैल्यू बताइए। चल मैं बताता हूँ, ट्रांजैक्शन वैल्यू में 3,000 रुपए तो कस्टमर के ये हैं ही हैं, प्लस गवर्नमेंट सब्सिडी पार्ट नहीं है, ये 1,000 भी पार्ट है और ये 2,000 भी पार्ट है, तो हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू है 6,000 रुपए। यस, तो मैं 6,000 रुपए जब इनको इनवॉइस इशू करूंगा, उनका जीएसटी जमा करवाऊंगा, जब मैं मैन्युफैक्चर इनवॉइस इशू करूंगा ना, कस्टमर से तो 3,000 प्लस जीएसटी लूंगा, इंक से मैं यहाँ पर प्लस जीएसटी, कस्टमर को मैं 3,000 प्लस जीएसटी का बिल भेजूंगा, यहाँ पर मैं 1,000 प्लस जीएसटी का बिल भेजूंगा, यहाँ पर मैं इनवॉइस 2,000 प्लस जीएसटी का भेजूंगा। तो मैं, और इनका तीनों का जो टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग होगा जब जब मैं उनका इनवॉइस इशू करूंगा। समझो मेरी बात, तो कस्टमर से मैं इशू करूंगा 3,000 प्लस जीएसटी, मैन्युफैक्चरर का इशू करूंगा 1,000 प्लस जीएसटी, और एनजीओ से चार्ज करूंगा 2,000 प्लस जीएसटी। बात समझ आई या नहीं? हाँ या ना बोलो जी। Yes, sir. क्लियर है बात? 15(2)E में कि गवर्नमेंट की सब्सिडी है, गवर्नमेंट को जीएसटी लगाओगे, गवर्नमेंट से पैसा लेके क्या करोगे? गवर्नमेंट को जमा करवाओगे। अरे अल्टीमेटली गवर्नमेंट सब्सिडी देगी 4,000 प्लस जीएसटी, मान लो 4,500, फिर 500 वापस गवर्नमेंट को तो दोगे, तो अल्टीमेटली 4 ही ले लो। तो मैन्युफैक्चरर से सब्सिडी हो या एनजीओ से सब्सिडी हो, कम से कम गवर्नमेंट पैसा तो कमा ले वहां। गवर्नमेंट अपने आप से पैसा कैसे कमाने देगी आपको? चलिए 15(2)E भी हो गया काम खत्म। आओ जाओ जी, वो तो नीचे वाला एक्सप्लेनेशन तो पढ़ ही लेना, उसमें तो अमाउंट ऑफ सब्सिडी शैल बी इंक्लूडेड। अब आए एक्सक्लूजन्स पे। वैल्यू ऑफ द सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट, एनी डिस्काउंट, एनी नेम, डिस्काउंट बाय एनी नेम, ऑल डिस्काउंट्स विल बी एक्सक्लूडेड। लो जी, इसका मतलब ये है ऑल डिस्काउंट्स विल बी एक्सक्लूडेड। अच्छा, क्योंकि ग्रॉस अमाउंट चार्ज था ना, कॉन्सेप्ट तो वही है, ग्रॉस अमाउंट चार्ज, लेकिन चार्ज में अगर आपने डिस्काउंट दे दिया तो आपका अमाउंट चार्ज कम हो गया ना, तो डिस्काउंट माइनस कर देना। कौन से डिस्काउंट? बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई होने से पहले पहले। हाँ जी, माल खरीदने आए, डिस्काउंट के लिए आपने बात करी, जब नहीं बात करी जब आए, बिकने से पहले पहले बात कर ली। इफ डिस्काउंट हैज बीन, अच्छा एक बात और याद रख लेना, यहां पर ये सब्सिडी जो है ना प्राइस से लिंक्ड है। अगर मान लो, हाँ मेरे दिमाग में आ गई बात, ये जो एनजीओ की सब्सिडी है, एज्यूम करो ये पर गुड थी, जितने गुड्स, ये जो 2,000 है पर प्रोडक्ट सोल्ड है, ऐसे लिखा है, पर प्रोडक्ट सोल्ड, पर प्रोडक्ट है ना, सैनिटाइजर मास्क। तो अब एज्यूम करिएगा एनजीओ सब्सिडी इज ₹5,000 फॉर प्रीवियस ईयर या फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। आपको 5,000 की सब्सिडी दे रहे हैं इनडायरेक्टली, आप प्रोडक्ट कम बेचो ज्यादा बेचो में मतलब, तो क्या इस 5,000 को इंक्लूड करोगे? फिर No, sir. फिर नहीं करेंगे, 2,000 ही लिख लो। चलो, तो 2,000 की सब्सिडी प्राइस से लिंक्ड नहीं है, तो बेटा ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी 3 प्लस 1, 3,000 प्लस 1,000, 4,000। तो जनरल सब्सिडीज जो होती हैं प्राइस से लिंक ना हो। अच्छा, ये कह रहे हैं चलो प्राइस से लिंक है प्राइस के लिए, फिर भी नहीं, मतलब आप बेचने पर मिलेगी, तो बट लिंक नहीं कर सकते ना, तो हमें सेलिंग प्राइस से लिंक कर पाएंगे तो हम उसको माइनस करेंगे, अगर हम लिंक नहीं कर पाएंगे तो माइनस नहीं करेंगे। चलो चलो जी, चलो जी, बोलो, चलो चलो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। अब आ जाओ 15(3) डिस्काउंट्स, आ जाइए जी। अब 15(3) एक्सक्लूजन्स, 15(3) एक्सक्लूजन्स। अच्छा, अब आपने प्राइस जो कोट किया है,
1 लाख। लिस्ट प्राइस कह लो, जिसको लिस्ट प्राइस कहते हैं, लिस्ट में जो प्राइस होता है उसमें लिस्ट प्राइस डिस्काउंट दे रहे हो, 10% देते ही देते हो लिस्ट प्राइस पे। लिस्ट प्राइस डिस्काउंट 10%, 10,000। अच्छा, आपने कहा जी कैश दूंगा, तो कैश डिस्काउंट दूंगा तुझे मैं। आपने कहा मैं दूंगा कैश डिस्काउंट, 5,000 कैश में दे रहे हो। क्वांटिटी डिस्काउंट, क्वांटिटी क्या चाहिए, बहुत सारी क्वांटिटी लूंगा, क्वांटिटी डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट 2,000 रुपये, क्वांटिटी डिस्काउंट 2,000 रुपये। तो प्राइस कोट किया है लिस्ट प्राइस, और जी टोटल आपने चार्ज किया उसको 1,15,000, 17,000 कम कर दो, 17,000 तो 83,000। हाँ जी, ट्रांजैक्शन वैल्यू बताओ भैया, ट्रांजैक्शन वैल्यू बताओ भैया, 83,000। बताओ कितना मुश्किल काम था। इससे मुश्किल काम क्या होगा लाइफ में। फिर बोलते हैं जीएसटी कितना मुश्किल है, बताओ कहाँ मुश्किल है। तो प्राइस कोट कर दिया, हाँ ये डिस्काउंट मेंशन किया। अच्छा क्वेश्चन में आया, अब एज्यूम करो 15(3) में ही केस 1 है, केस 2 में लिखा है, केस 2 में लिखा है प्राइस ₹1,00,000, डिस्काउंट ऑफ ₹1,00,000, 10%, discount of 10% was given to receiver but not mentioned in invoice, not mentioned in invoice। ऐसा होता है, बिल कर दिया चल तू, एंड पेमेंट ऑफ 90,000 was received, डिस्काउंट दिया है, पेमेंट ऑफ 90,000 was received, पेमेंट ऑफ 90,000 was received। बताइए दोस्तों, प्राइस ₹1 है, डिस्काउंट 10% का दिया है, कभी कभार बिल में नहीं मेंशन किया, चलो मैंने कहा 90 देते, कोई नहीं। तो बताइए ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या मानी जाएगी, 1,00,000। 1,00,000, क्योंकि आपने बिल में नहीं, ऐसे तो सभी बोल देंगे जी दिया है जी, पेमेंट कम आई है। आप हो सकता है नंबर 2 में 10,000 रुपए ले लो, दिखाने के लिए 90 का चेक आया जी, डिस्काउंट दिया है ना, पापा मेंशन करो बिल में, मेंशन करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट होने के बाद आपको शो करना पड़ेगा, अगर शो नहीं करोगे तो ट्रांजैक्शन का पार्ट माना नहीं जाएगा, यानी कि ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाएगा। अच्छा जी, अब यही आइए नेक्स्ट, ये है 15(3)A, अब ये है 15(3)B। पढ़ो जरा एक बार 15(3)B पढ़ो, मैं चाहता हूं आपको 2 मिनट पढ़िए 15(3)B, प्लीज रीड 15(3)B, रीड 15(3)B। प्लीज रीड 15(3)B। पढ़ के कुछ समझ आएगा। पढ़ो भैया पढ़ो। हाँ जी, कुछ समझ आया, शौर्य क्या कह रहे हैं।
शायद इसमें ये कह रहे हैं कि ये डिस्काउंट ये ना प्री सप्लाई डिस्काउंट है बच्चों। बाद है। एक सेकेंड, सुन रहा हूं आपकी बात। प्री सप्लाई डिस्काउंट है, ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। सप्लाई होने के बाद और माइनस सप्लाई होने के बाद है। तो प्री सप्लाई डिस्काउंट तो हटाते हैं, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी हटाएंगे क्या? अब बताओ आप। हाँ, तो अगर मैं इसको ऐसे सरल भाषा में 15.3b को समझाऊं, 15.3b की समरी बनाऊं, बाबा प्री सप्लाई डिस्काउंट इट इज एक्सक्लूडेड प्लस मेंशन इन द इनवॉइस। कोई दिक्कत नहीं। प्री सप्लाई मतलब सप्लाई से पहले पहले, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर सप्लाई। मेंशनड, माय डियर फ्रेंड्स, मेंशनड इन द इनवॉइस। ठीक है मेरे बच्चों, लड्डू गोपाल हैं। चल, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, सप्लाई के बाद। बावले हो रहे हो क्या माइनस ना? बट एज पर प्री सप्लाई एग्रीमेंट, एज पर प्री सप्लाई एग्रीमेंट। भाई एग्रीमेंट होने से पहले वो लिखा हुआ है, ऐसा कैसे हो गया सर? फिर बाद में डिस्काउंट क्यों दिया? अरे भूल गया कैशियर लगाना। या कभी कभार ऐसा होता है, आप टर्नओवर आपकी साल की 10,000 पीस की होगी जब डिस्काउंट देंगे, अभी आपने 1,000 खरीदा माल, समझो ना, ऐसा करते हैं हम। आप 1,000 पीसेस खरीदोगे 1 जनवरी से 31 दिसंबर, समझो, तो 10%। 2,000 पीसेस हो जाएंगे तो 20%, ये पहले ही बता देते हैं। और 5,000 पीसेस हो जाएंगे तो 30%। तो अभी आपने खरीदा तो 10 दिया, लेकिन बाद में आपने पीसेस पूरे 5 कर लिए 31 दिसंबर तक। तो पुराने वाले जो पीसेस खरीदे, हाँ, जो 5 से ऊपर खरीद रहे वो तो पता ही है 30 पे आएंगे, लेकिन जो 5 तक के पीसेस खरीदे थे वो 10 और 20 पे होंगे। तो हमें वैल्यूएशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो वैल्यूएशन घटेगी, बिल्कुल घटेगी, और उसको पैसा भी वापस जाएगा, क्रेडिट नोट इशू करेंगे। तो एज पर प्री सप्लाई एग्रीमेंट है, तो गवर्नमेंट कहती है इट इज एक्सक्लूडेड। बाद में कर देंगे एक्सक्लूड, कोई नहीं, एक्सक्लूडेड। और सुनिएगा, और हम उसको एक क्रेडिट नोट इशू करेंगे, क्रेडिट नोट इशूड बाय सप्लायर। एक कंडीशन ये है कि जो रेसिपिएंट है, रिवर्स आईटीसी बाय बाय रेसिपिएंट, बताता हूं, लास्ट टॉपिक है जी, रिसीव रिवर्स आईटीसी बाय रेसिपिएंट ऑन डिस्काउंटेड पोर्शन। बताऊंगा, प्रैक्टिकली करवाऊंगा, लिख तो लो। और अगर एज पर प्री सप्लाई, नो सच प्री सप्लाई एग्रीमेंट, नो सच प्री सप्लाई एग्रीमेंट, ऐसा कोई प्री सप्लाई एग्रीमेंट है ही नहीं, तो क्या इसको एक्सक्लूड करेंगे? सब क्या इसको इग्नोर कर देंगे? इग्नोर, दैट इज नॉट एक्सक्लूडेड, क्योंकि ये तो बाद में आफ्टर थॉट है ना। ये तो जैसे मैंने आपको फीस 10,000 की चार्ज करी, आपने पैसे दे दिए, बाद में आए, अरे अंकल, अंकल मैंने कहा कौन अंकल भाई, मैं तो सर हूं। अच्छा बोलता सर, आपने चिंटू को तो दिया बीच में डिस्काउंट, मुझे क्यों नहीं दिया? मैंने कहा चल यार, डिस्काउंट दे दिया तुझे, अब 1,000 वापस कर दिए। वैल्यूएशन 10,000 ही रहेगी, गवर्नमेंट की वैल्यूएशन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दूंगा, और देना भूल गया। फिर वो एज पर प्री सप्लाई एग्रीमेंट है। बात समझ आ रही है क्या नहीं? यस सर। तो अब ये प्री सप्लाई डिस्काउंट का तो एग्जांपल हमने कर लिया, अब हम पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का एग्जांपल भी कर लेते हैं। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का एग्जांपल, आइए जी। पोस्ट सप्लाई, यस माय डियर फ्रेंड्स, पोस्ट सप्लाई
डिस्काउंट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, यस जरा देखो भैया, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, आइए, बट प्री सप्लाई एग्रीमेंट, प्री सप्लाई एग्रीमेंट, गुड्स of rupees 10,000 were sold and discount of 10% was not applied. GST rate 18%. However, there was a pre-supply agreement, pre-supply, ये लास्ट टॉपिक है जी, there was a pre-supply agreement entitling क्या कह लें, entitlement, pre-supply agreement authorizing, क्या लिखें, pre-supply agreement under which recipient was eligible for the discount. हाँ जी, गुड्स वर सोल्ड 10% वॉज नॉट अप्लाइड, लगाना भूल गए या कुछ होगा बाद में देखेंगे, लेकिन एग्रीमेंट था. नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू? what will be the new transaction value? New transaction value will be 9,000. अब क्या करना है, अब उसने 10,000 1800 पे जीएसटी आपने लगा दिया होगा, पहले 10,000 पे प्लस 18% जीएसटी लगा दिया होगा 11,800. अब आपका जो नया जीएसटी आना चाहिए 18% इसका कितना होता है भैया, 9,000 का करना भैया, 9,000 का 18% 1620. तो अब आप क्या करोगे, सुनो, 180 रुपए जो एक्सेस क्रेडिट लिया है 180 रुपए का, वो रिवर्स करना पड़ेगा किसको, रेसिपिएंट को. सो आप क्रेडिट नोट तो इशू कर दोगे, क्रेडिट नोट इशू कर दोगे, क्रेडिट नोट विल बी इशूड of rupees 1,000 plus 180, और 180 आपके ज्यादा जमा हो गए हैं या आपने ज्यादा क्रेडिट ले लिया है, तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट विल या कस्टमर रिवर्स आईटीसी ऑफ रुपीज 180, तो 180 का वो आईटीसी रिवर्स कर देगा. तो मैं अपनी जेब से उसको 1,000 रुपए वापस करवा दूंगा और 180 रुपए जो उसने ज्यादा ले लिए वो रिवर्स कर देगा, उसका आईटीसी रिवर्स कर देगा, मतलब गवर्नमेंट को जमा करवा देगा 180 रुपए, क्योंकि ज्यादा ले लिया, उसका बनता 1620 का था ना टैक्स, लेकिन उसने क्रेडिट ले लिया 1800 का क्रेडिट ले लिया, क्रेडिट बनता था 1620 का, तो 180 रुपए उसको सरकार को वापस देने पड़ेंगे, मैं 1,000 रुपए दे दूंगा. चलिए अब इसमें एज्यूम करिए नो सच प्री सप्लाई एग्रीमेंट वाज देयर, एज्यूम नो सच प्री सप्लाई एग्रीमेंट वाज देयर. अब बताओ, प्री सप्लाई एग्रीमेंट कुछ नहीं था इससे, अब बताओ what will be the transaction value, it will remain, हाँ बच्चों, ट्रांजेक्शन वैल्यू will remain रुपीज 10,000. हो गया जी. चलो तो एक बार जरा रिवाइज कर लें जो हमने आज किया. इसके भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन बैंक में, चाहे आपका क्वेश्चन सीएस हो, पेपर सीएमए हो. जो सीएमए वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, सब्जेक्टिव कर लेंगे, और सीएस वाले ऑब्जेक्टिव कर लेंगे.
चीज तो वही है, लेकिन ये स्पेस अलग अलग करना है, वही वाली बात है। इंसान तो वही होता है, कभी डिफरेंट ड्रेस में, कभी डिफरेंट ड्रेस में। चलो एक बार रिकैप करते हैं। कॉपी हो गया जी शौर्य? यस सर। चलो जी। आज हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझा। 15(1), 15(2), 15(3). हाँ, ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब है नॉन रिलेटेड पार्टी, 100% मॉनेटरी कंसिडरेशन। तो प्राइस का मोटा मतलब मैंने मतलब बताया, ग्रॉस अमाउंट चार्ज, ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट नहीं, इनकम टैक्स नहीं है बाबा। उसमें फिर हमने दूसरे लॉ के टैक्सेस ऐड कर दिए, हमने टीसीएस ऐड नहीं किया। जो अगर आपने खर्चे बियर किए मेरे सप्लायर के, रिसीवर ने पैसे कम कर दिए प्राइस से, नहीं कम किए बात अलग होती। जो भी खर्चा पानी या चार्जेस मैंने लगाए हैं गुड्स पर, मैंने चार्ज किए, लगेंगे पार्ट, लेट पेमेंट चार्जेस पार्ट, सब्सिडीज नॉन गवर्नमेंट की पार्ट, डिस्काउंट्स हटाने, और कुछ नहीं हटाना। प्री सप्लाई भी हटेगा, पोस्ट सप्लाई, लेकिन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जब हटेगा एज पर दी प्री सप्लाई एग्रीमेंट। उसके लिए देखो एग्रीमेंट था और रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी, क्योंकि उसने ज़्यादा आईटीसी ले लिया होगा, रिवर्स करेगा। नेक्स्ट क्लास में व्हाट विल वी डू इज फिनिश ऑफ दिस चैप्टर, इसलिए मैंने कहा इस चीज़ को हम चैप्टर नंबर 6 वैल्यू ऑफ सप्लाई को नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। क्वेरीज के लिए हूँ प्लीज बताइएगा, अदरवाइज थैंक यू, लव यू ऑल।